बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालबात। मौजू है हमारा कैफियत नवीसी। मज़मून है उर्दू बतौर दफ्तरी ज़ुबान। अज़ीज़ तालबात, क्या आप जानती हैं कि कैफियत का लफ्ज़ किन मानों में इस्तेमाल होता है? इससे पहले यकीनन आपने कैफियत नवीसी का लफ्ज़ नहीं सुना होगा, क्योंकि हम कैफियत का लफ्ज़ हाल बयां के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपकी क्या कैफियत है, क्या हाल है, यानी किसी की हालत इज़हार बयान करना। लेकिन जब हम कैफियत निगारी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या कैफियत नवीसी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेज़ी में इसके लिए नोट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब होता है कि याददाश्त को लिख लेना, किसी दफ्तरी खत पर या मरासले पर या मिसल पर कोई तहरीर यहाँ आज जो हमारा मौजू है कैफियत निगारी के हवाले से, कैफियत नफीसी के हवाले से, तो उससे मुराद है कि नोट लिखना, खुलासा तहरीर करना, नीज दफ्तरी मिसल के सादा कागज पर नंबरवार दर्ज होने वाला खुलासा। आइए हम देखते हैं कि उर्दू जो कि दफ्तरी ज़ुबान है, क्या उसमें ये सलाहियत है कि कैफियत नवीसी के तमाम लवाज़मात पर पूरा उतर सके। जैसा कि पहले मैंने बताया कि अंग्रेज़ी में कैफियत के लिए लफ्ज़ नोट इस्तेमाल होता है। लुगत में जब हम देखते हैं तो नोट का मतलब है मुख्तसर याददाश्त या खुलासा जिसका मकसद हाफ़िज़े की मदद या हवाला या मज़ीद तोसीओ तरक्की हो। मुख्तसर तहरीर जिसमें मुनासिब मालूमात फ़राहम की जाती हैं, वो मुख्तसर सी इबारत जो किसी तबसरे या राय का इजहार करे। यानी कैफियत नवीसी से मुराद यूं हुआ कि वो छोटे से छोटा नोट, वो छोटे से छोटी इस्तलाह, वो छोटे से छोटा जुमला, वो मुख्तसर से मुख्तसर किसी चीज़ का खुलासा, जिसका मकसद जो है हाफ़िज़े की मदद से हवाला देना या मज़ीद तोसीओ तरक्की हो। किसी मामले के बारे में मिसल पर ऐसी तहरीर जो एक मुकर्रर तरीक़ाकार के मुताबिक कलमबंद की जाए ताकि अफसराने बाला को फैसला करने में मदद मिले। यानी चूँकि हमारा मज़मून है उर्दू बतौर दफ्तरी ज़ुबान और इससे पहले पाकिस्तान में अंग्रेज़ी ज़ुबान राइज है और जो नोट हैं वो भी अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखे जाते हैं। जो कोई दरख्वास्त है, कोई मरासला है, उस पे जो खुलासा उसका लिखा जाता है या उसके ऊपर जो नोट दिया जाता है, जो उसकी कोई कैफियत लिखी जाती है, उसको हम कैफियत नवीसी कहते हैं। दफ्तर में नोट लिखने के लिए एक मखसूस कागज़ जिसके एक तरफ हाशियाई खत होता है उसको हम वर्क कैफियत या नोट शीट कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कैफियत नवीसी होनी किस वक्त चाहिए, मिसल पर कब कैफियत लिखी जाए, यानी किसी मरासले पर, किसी खत पर
किस वक्त जो है वो तहरीर हो। मिसल पर कैफियत उस वक्त लिखनी चाहिए जब किसी मामले पर फैसले के लिए अफसराने बाला के अहकाम दरकार हों। यानी जिस तरह हम कोई दरखास्त हुक्काम बाला को भेजते हैं, तो अभी चूंकि हमारे यहाँ अंग्रेजी तरीक़ाकार राइज है, इसलिए हम ऊपर छोटा सा नोट जिस तरह लिख देते हैं, फॉरवर्डेड एज पर रूल। तो इस तरह के अल्फाज या इस तरह की इस्तिलाहात जो हैं वो उर्दू में लिखी जाए, वो कैफियत नवीसी कहलाएंगी। इससे पहले अजीज तलबा व तालबात, हम जान चुके हैं कि उर्दू में वो तमाम खसूसियात मौजूद हैं जिनकी वजह से उर्दू बतौर दफ्तरी ज़ुबान बन सकती है। इसमें वो तमाम लवाज़मात मौजूद हैं, इसका ज़ख़ीरा अल्फाज वसी है, इसमें इस्तिलाहात वाफिर मिक़दार में मौजूद हैं, हर तरह की इस्तिलाहात मौजूद हैं। यानी दफ्तरी ज़ुबान बनने के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, उर्दू ज़ुबान उन खसूसियात की हामिल है। तो कैफियत नवीसी भी उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान अपनाने के लिए एक अहम जायज़ा है कि क्या उर्दू में कैफियत नवीसी हो सकती है? क्या उर्दू में हम बिल्कुल सीधे और वाज़े अंदाज में नोट दे सकते हैं? अब हम देखते हैं कि नोट किस तरह से दिए जा सकते हैं, कैफियत का ढांचा क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ नोट कैसा होना चाहिए। तो अजीज तालबात, कैफियत नोट के दरअसल 3 हिस्से होते हैं जिनमें हम ज़रूरी कवायद नज़्म व तरतीब से पेश करते हैं। अब वो 3 हिस्से कौन से हैं? यानी पहले तो हमने जाना कि कैफियत से मुराद अंग्रेजी में जिसको हम नोट कहते हैं, उर्दू में हम कैफियत कहते हैं, और कैफियत का मतलब है मुख्तसर यादाश्त या खुलासा जिसका मकसद हाफ़िज़े की मदद या हवाला या मज़ीद तोसी तरक्की हो। वो मुख्तसर सी इबारत, वो छोटा सा तबसरा, वो राय का इजहार कि इसकी रोशनी में मुतल्लिका हाकिम जो है वो फैसला करने के लिए उसको रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम देना, उसके लिए मददगार होना। तो इस तरह का कोई नोट लिखना, इस तरह की कोई कैफियत लिखना जो कि हाकिम बाला को जो मुतल्लिका मसला है उस पर उसके फैसले के लिए रोशनी डाल सके। उसके हमने जाना कि इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि मामले के हक़ाइक़ पेश करना। अगर अंग्रेजी में मैं कहूँ फैक्ट्स ऑफ द केस, यानी जिसके मामले में जिसके बारे में दरख्वास्त लिखी गई है, जो केस क्या है, जो केस है, जो मामला है, उसकी हकीकत, असल हकीकत क्या है। ज़ाहिर है दरख्वास्त गुज़ार तो चूंकि अपने लिए वो चाहता है कि उसका मसला हल हो जाए, उसकी मदद की जाए, लेकिन क्या असूल व ज़वाबित के अंदर रहते हुए उसकी मदद की जा सकती है या उसके हक में फैसला किया जा सकता है। इन सब बातों को देखकर कैफियत लिखी जाती है। दूसरी बात जो कैफियत निगारी के लिए ज़रूरी है या कैफियत नवीसी के लिए ज़रूरी है कि हमें असूल व ज़वाबित, यानी हम जिस दफ्तर में काम कर रहे हैं, जिस ओहदे पर काम कर रहे हैं, उसके जो असूल व ज़वाबित हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में मुकम्मल आशनाई होनी चाहिए ताकि हम किसी की भी कोई दरख्वास्त
आगे भेजते हुए, किसी किस्म का कोई खत, कोई मरासला आगे भेजते हुए उस पे असूल ज़वाबित के मुताबिक राय का इजहार कर सकें। अब ये है कि जिस मामले को हुक्काम बाला तक पहुंचाना है, जिस मामले पर नोट लिखना है, कैफियत लिखनी है, सबसे पहले तो वो मामला जब हमारे सामने आता है, जब वो मरासला हमारे सामने आता है, जब वो दरख्वास्त हमारे सामने आती है, तो हमें उस मामले के हकायक, हकीकत का पता होना चाहिए कि असल हकायक क्या हैं, क्योंकि जो हाकिम बाला है उसको तो बहुत से मसाइल का सामना है, उसके सामने एक वसी प्लेटफॉर्म है। इसलिए जो मुतल्लिका अफसर उस मरासला आगे भेज रहा है उसको चाहिए कि वो उसके बारे में हकायक की छानबीन करे। अगर मसला पेचीदा हो या ताज़ा रसीद में कोई मामला तफसीली बयान किया गया हो तो मामले के नकात मंतकी तरतीब से वाज़े लेकिन इख्तिसार से बयान किए जाते हैं। कागज़ ज़ेरे गौर में या किसी दूसरी वजारत डिवीजन की कैफियत में कोई खामी या गलत बयानी हो तो उसकी निशानदही की जाती है, यानी जो मामला पेश किया जा रहा है उसके हकायक के बारे में लिखना। फिर यह है कि कैफियत का दूसरा हिस्सा क्या है। Examination of the matter in the light of relevant facts, rules and regulations and precedents. यानी कैफियत के दूसरे हिस्से में हम मामले का जायजा लेते हैं, एग्जामिन करते हैं, मैटर को एग्जामिन करते हैं, मामले का जायजा लेते हैं। इसकी रोशनी में, मुतल्लिका हकायक की रोशनी में, क़वाइद ज़वाबित की रोशनी में, नज़ायर की रोशनी में, मिसालों की रोशनी में कि अगर इसी तरह का पहले कोई मामला गुजर तो हमने कि क्या उसके बारे में क्या राय थी, उसका क्या नतीजा निकला था, उसका क्या फैसला हुआ था। और इस तरह का फैसला अगर कोई उससे पहले हमारे सामने मौजूद है तो हम जो कैफियत लिखेंगे उसमें हम मुस्बत रद्द अमल का इजहार करेंगे। लेकिन अगर असूल ज़वाबित में गुंजाइश नहीं तो फिर जो है हमें जो हकायक हैं वो लिख देने चाहिए। इस हिस्से में मामले के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाता है। मसाइल को निपटाने के लिए कानूनी और मामूली तरीक़ाकार की वजाहत की जाती है। मामले पर अंदाज होने वाले क़वाइद ज़वाबित बयान किए जाते हैं। किसी फैसले के खिलाफ या मवाफ़क़त में हक़ाइक़, साबिक़ा फैसलों के हवाले और दलाइल दिए जाते हैं। इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जो बात भी लिखी जाए वो दस्तावेज़ी हवालों और हक़ाइक़ पर मबनी हो। जी अजीज़ तलबा व तालिबात, हम बात कर रहे थे कि हमने मिसल पर जो कैफियत लिखनी है उसमें हमने जो नोट देना है, जो कैफियत नवीसी करनी है, उसमें 3 बातों का ख्याल रखना है। यानी किस तरह से लिखनी है। एक तो ये कि हमें मामले के हक़ाइक़ का पता होना चाहिए और वो जो मामले के हक़ाइक़ हैं उसकी असल हकीकत क्या है। अगर कोई मसला है, क्या वो मुश्किल मसला है, उसके बारे में कोई रसीद है या कोई मामले के नकात जो हैं वो मंतकी तरतीब से वाज़े किए गए हैं, उनको हमने इख्तिसार से बयान करना होता है।
ये इससे पहले इस तरह के मामले में कोई फैसला सामने आया है? कोई कवायद ज़वाबित हैं, कोई मिसाल है, कोई नज़ीर है जिससे हम उसके हक में जो हैं वो नोट दे सकते हैं, कैफियत दर्ज कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है, कैफियत का जो तीसरा हिस्सा होता है वो होता है नकात बराए फैसला और तजवीज़ करदा लाया अमल। इस हिस्से में दलाइल को समेटा जाता है, नकात बराए फैसला की निशानदही की जाती है, मामला के हल के लिए लाया अमल तजवीज़ किया जाता है। एक से ज़्यादा तजावीज़ या मुतबादल हल पेश करने की सूरत में मुनासिब तजवीज़ या हल की सिफारिश भी की जा सकती है। यानी पॉइंट्स फॉर डिसीजन एंड सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन, यानी आपने जस्ट सिर्फ और सिर्फ तजवीज़ करना होता है, बाकी उसका हुक्म देना या उसके बारे में कोई फैसला करना, इसके बारे में आपका कोई इख्तियार नहीं। आपने सिर्फ और सिर्फ रहनुमाई करनी होती है। यानी जब भी आप किसी दफ्तर में किसी ओहदे पे फाइज हैं, उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान के अपनाना चाहते हैं, तो आपके सामने जो मरासला आएगा, जो दरख्वास्त आएगी, उस पर आपने कैफियत लिखनी होगी, उस पर आपने नोट देना होगा और उस दरख्वास्त की रोशनी में, उस मरासले की रोशनी में, तो उस पे वो मिसल लिखने के लिए, वो नोट लिखने के लिए 3 बातों को मद्देनज़र रखना होगा। हक़ाइक़ की मुकम्मल वज़ाहत, अगर मामले पर असल अंदाज होने वाले रूल्स एंड रेगुलेशन, कवायद व ज़वाबित के बारे बयान किए जाते हैं, फैसले के खिलाफ या हक में हक़ाइक़ दिए जाते हैं। अगर इससे पहले कोई नज़ीर मौजूद हो, मिसाल मौजूद हो, तो उसका हवाला दिया जाता है और ये तजवीज़ कर दिए जाते हैं, कुछ नकात दे दिए जाते हैं ताकि फैसले के हल में मदद मिल सके, ताकि वो उसके लिए मददगार साबित हो सके। अब कैफियत नवीसी का अंदाज कैसा होना चाहिए, यानी इन 3 बातों को तो हमने मद्देनज़र रख लिया, इन 3 बातों का जायज़ा ले लिया, हक़ाइक़ को देख लिया, हक़ाइक़ के बारे में असूल व ज़वाबित को देख लिया, अगर कोई पहले से कोई मिसाल है तो उसको देख लिया और फिर हाकिम बाला के लिए उस की रहनुमाई के लिए कुछ नुकात जो हैं वो दर्ज कर दिए। अब ये तो हो गया। अब ये है कि नोट का अंदाज कैसा होना चाहिए, कैफियत का अंदाज़े तहरीर कैसा होना चाहिए। क्या हमें बहुत लंबा चौड़ा नोट देना होगा या बहुत कैफियत जो हम लिखेंगे तो बहुत तफसील से लिखेंगे। आइए हम देखते हैं कि उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान अपनाना है। अभी तो जो हम नोट दे रहे हैं वो अंग्रेज़ी में दिए जाते हैं, तो अगर हम उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान अपना लेते हैं तो फिर कैफियत का अंदाज कैसा होना चाहिए। नोट सादा, वाज़े और सलीस ज़ुबान में लिखा जाए, यानी बिल्कुल वाज़े हो, जुमला पढ़ने से फ़ौरन समझ में आ जाए। लंबे जुमलों और मुश्किल अल्फाज से जहाँ तक मुमकिन हो बचना चाहिए। आम इस्तेमाल में आने वाले मानूस अल्फाज को तरजीह दी जाए, यानी जो मानूस अल्फाज हैं, गैर मानूस अल्फाज का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। वाज़े अंदाज में जो है कैफियत लिखी जाए, मुश्किल अल्फाज से परहेज़ किया जाए, लंबे जुमलों से इज्तनाब बरता जाए। अब ये है कि दफ्तरी ज़ुबान और शायराना ज़ुबान या अदबी ज़ुबान में बहुत फ़र्क होता है। इससे पहले तफसील से हम बात कर चुके हैं कि उर्दू का ज़ख़ीरा अल्फाज बहुत ज़्यादा है। उर्दू अदब का सरमाया देखें तो एक कसीर तादाद में हमारे सामने, चाहे उर्दू नज़्म हो या उर्दू नसर, दोनों का कसीर सरमाया हमारे सामने मौजूद है।
اور اگر ہم دیکھیں کہ 200 سال ہو چکے ہیں اردو صحافت کو، تو اردو صحافت بھی جس بلندیوں پہ پہنچی ہے، تو کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا کہ اردو صحافت اور دوسری جو صحافتی زبانیں ہیں ان میں کوئی اگر مقابلہ بھی کیا جائے گا، اگر تقابل بھی کیا جائے گا، تو ہم اردو کو کسی سے کمتر خیال نہیں کرتے۔ اس لیے اگر اردو کو بطور دفتری زبان کے رائج کرنا ہے تو ہمیں جو ہے وہ کیفیت کا انداز آنا چاہیے، کیفیت نویسی کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ اس کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہی ہے کہ کیفیت نگاری جو ہے وہ سادہ، واضح اور سلیس زبان میں کی جائے، لمبے جملوں اور مشکل الفاظ سے جہاں تک ممکن ہو بچا جائے، عام استعمال میں آنے والے مانوس الفاظ کو ترجیح دی جائے۔ اور پھر جو میں بات کر رہی تھی کہ شاعرانہ اور ادبی زبان استعمال نہ کی جائے، اپنے دلائل میں زور دینے کے لیے ہم معنی الفاظ نہ دہرائے جائیں، کم سے کم الفاظ میں اپنا مطلب بیان کیا جائے تاکہ عبارت میں اختصار پیدا ہو، صفات اور متعلق فعل کا بیجا استعمال نہ کیا جائے، یعنی بالکل سیدھے جو ہے واضح انداز میں جو ہے وہ بات کہی جائے، جملے واضح ہونے چاہیے، کیونکہ یہاں کوئی ادبی مقابلہ نہیں ہے بلکہ آپ نے سائنسی انداز میں بات کرنی ہے، بالکل واضح انداز میں، عام فہم انداز میں بات کی جائے گی اور شاعرانہ انداز بیان نہیں ہوگا، ادبی انداز بیان نہیں ہوگا۔ اور اس کیفیت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جتنے کم الفاظ کا استعمال ہوگا اتنی ہی کیفیت نویسی کا معیار اونچا ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ حقائق جو ہیں وہ معروضی انداز میں بیان کیے جائیں، یعنی غیر جانبداری، بے تعصبی، توازن اور اعتدال کے ساتھ ذاتیات سے بالا ہو کر نوٹ لکھا جائے۔ یعنی جب ہم نے حقائق بیان کرنے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی ذاتی تعصب نہ جھلکتا ہو، بلکہ جو کچھ قانون کہہ رہا ہے، جو اصول و ضوابط جس چیز کی اجازت دے رہے ہیں، بے تعصب رہتے ہوئے، توازن کو قائم رکھتے ہوئے، اعتدال کو قائم رکھتے ہوئے، ذاتیات سے اونچے ہو کے، کیونکہ ہم سے اس سے پہلے فیصلوں کی روشنی میں اور اصول و ضوابط کی روشنی میں جو ہے وہ نوٹ دینا ہوتا ہے، اپنے تاثرات کا اظہار کرنا ہوتا ہے، کیفیت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا معروضی انداز میں آبجیکٹو انداز جو ہے وہ اختیار کیا جائے، غیر جانبدار ہوں، بے تعصب ہوں اور بالکل توازن کو مد نظر رکھ کے ذاتیات سے بلند ہو کر نوٹ دیا جائے۔ چوتھی بات جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ ہے کہ اگر ہمیں کسی دلیل سے اتفاق نہیں ہے یا ہم کسی غلطی کو واضح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بے حد محتاط زبان استعمال کریں۔ کسی تجویز پر تنقید کرنا ہو تو تہذیب و شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں۔ اعلیٰ احکام کے تحریر کردہ نوٹوں پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے مناسب آداب کا خیال رکھا جائے، یعنی اگر اس سے پہلے حکام بالا کی طرف سے کوئی نوٹ لکھا گیا ہے، کوئی کیفیت نگاری کا اظہار کیا گیا ہے تو حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے، ادب کا خیال رکھتے ہوئے، آداب مراتب کا خیال رکھتے ہوئے، حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ نوٹ دیے جائیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیفیت کا اظہار کیا جائے۔ اگر ہمیں کسی دلیل سے اتفاق نہیں بھی ہے اور ہم کسی غلطی کو سامنے نہ لانا چاہتے ہیں تو پھر بھی بے حد محتاط زبان استعمال کرنی چاہیے۔
साफ सुथरे, वाज़ेह और गैर मुबहम नोट की मदद से बाद में मरासले का अच्छा सा मसवदा तैयार करने में सहूलत रहती है। क्योंकि हाकिम बाला ने या हुक्काम बाला ने इस कैफियत को मद्देनजर रखते हुए, नोट को मद्देनजर रखते हुए फैसला करना होता है, तो लिहाजा असूल व ज़वाबित के मुताबिक राय का इजहार किया जाए। इसमें पर्सनल जज्बात व एहसासात का दखल नहीं होना चाहिए और ना ही गैर मुबहम नोट जो हैं वो दिए जाएं। वाज़ेह और साफ सुथरे अंदाज में जो है वो मरासले पर कैफियत का इजहार किया जाए, मरासले पर नोट का इजहार किया जाए। कैफियत में तमाम ज़रूरी कवायद इख्तिसार से लिखने चाहिए, गैर ज़रूरी तफसील से बचना चाहिए। अगर कुछ मज़ीद ज़रूरी मालूमात देना हों तो इन्हें मिसल में अलहदा ज़मीमे की शक्ल में पेश किया जाता है। कैफियत में ज़मीमे का हवाला देते हैं और उस पर मुनासिब निशान लगा देते हैं। ज़ेरे गौर कागज़ात चूँकि अफसर बाला पे पड़ता है, इसलिए इन्हें हर्फ बहर्फ नकल कर देने से या उनको सिर्फ मुख्तलिफ अल्फाज में बयान कर देने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वक्त ज़ाया होता है। यानी अगर किसी ने कोई दरख्वास्त लिखी हुई है तो सिर्फ उस दरख्वास्त को सिर्फ जुमले की कैफियत में ना लिखे जाए, बल्कि उनके हल की तरफ जाना है, उन मसाइल का हल तलाश करना है, मुस्बत अंदाज में उस मसले को उजागर करना है, उसके जो असूल व ज़वाबित हैं उसकी रोशनी में फैसला करने के लिए रास्ता हमवार करना है। तो लिहाजा हमें जो भी हम नोट दे रहे हैं, जो भी कैफियत का इजहार कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी खूबी इख्तिसार है। इख्तिसार और जामे, यानी जामियत उसकी खूबी है और इख्तिसार जो है वो इसकी खूबी है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने नोट लिखना है। अब ये देखते हैं, यानी हमने कुछ जो थे वो देखे कि कैफियत होती क्या है। कैफियत लिखने के लिए 3 हिस्से हैं, उसमें हमें हकायक को देखना है। हकायक को देखकर उससे पहले कोई अगर उस तरह का मसला हुआ है, उसकी नज़ीर सामने रखते हुए, कोई मिसाल सामने रखते हुए, असूल व ज़वाबित को सामने रखते हुए हमने हवाला दिया। फिर अजीज़ तलबा व तालिबात हमने देखा कि कैफियत का अंदाज़े तहरीर कैसा होना चाहिए। तो हमने देखा कि चंद खूबियाँ जो हैं वो मद्देनज़र रखनी चाहिए। नोट सादा, वाज़ेह, सलीस होना चाहिए, लंबे जुमले नहीं होना चाहिए, मुश्किल और नामानूस अल्फाज में से एहतराज़ किया जाए, शायराना और अदबी ज़ुबान से एहतराज़ किया जाए, कम दलाइल देने के लिए ठोस अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, बार बार मुतरादफ़ात से बचना चाहिए। अगर हमें किसी दलील से इत्तफाक नहीं है या हम दरख्वास्त गुजार है उसकी राय से इत्तफाक नहीं करते, तो उस पर हमें अपनी ज़ाती राय को नहीं ठोंसना, बल्कि हमें असूल व ज़वाबित की रोशनी में रहते हुए ज़ाती तासुब से बालातर होकर फैसला करना है। और कैफियत में जो भी ज़रूरी असूल हैं, असूल व ज़वाबित हैं, उनको मुख्तसर जामे अंदाज में दर्ज करने की ज़रूरत है, ताकि सीनियर को, हाकिम बाला को फैसला करने में आसानी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि कैफियत नवीसी के फ़वाइद क्या हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है। यानी दफातर में आपको पता है हर तरह के मरासले जो हैं मुख्तलिफ दफातर में एक जगह से दूसरी जगह
जो हैं वो जाते हैं, उनकी तरसील होती है, उन पर फैसले किए जाते हैं और बाज़ औक़ात मुस्बत फैसले आते हैं, कुछ में जो है वो इनकार हो जाता है, मनफी फैसले होते हैं, नफ़ी में इज़हार किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कैफ़ियत नवीसी के फ़वाइद क्या हैं। मामला जो ज़ेरे गौर है उसका जामे जायज़ा लेना चाहिए क्योंकि उसका फ़ायदा क्या है कि अगर हम मरासले में जो मामला लिखा गया है, कैफियत लिखने वाला कैफियत लिखते वक्त किसी मामले के मुख्तलिफ पहलुओं को एक वाज़ेह पस मंज़र में देख सकता है क्योंकि उसके पास इस मामले के बारे में वसीह मालूमात दस्तावेज़ात की सूरत में मौजूद होती हैं। क्योंकि जो मामला ज़ेरे गौर है तो अफसर बाला हो सकता है कि उस मामले से इतना वाकिफ ना हो, तो जो शख्स उस पर अपनी राय का इजहार कर रहा है, जो नोट दे रहा है, उसको चाहिए कि उसके मुख्तलिफ पहलुओं को उसके पस मंज़र को मद्देनज़र रखते हुए और इस मामले के बारे में वसी मालूमात हासिल करे और कैफियत में उसका इजहार करे। मामला ज़ेरे गौर के मुस्बत और मनफी पहलू, कैफियत लिखने वाले की ये जिम्मेदारी है कि वो उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लेता है कि क्या इसका हल हो सकता है या इसका हल मुमकिन नहीं है। मुस्बत और मनफी दोनों पहलू सामने आने चाहिए जिससे अफसर बाला को फैसला करने में आसानी हो जाती है। फिर क्या है कि तजवीज़ करदा लाया हमल के हक में दलाइल। कैफियत नवीस अफसर इस मामले के तमाम पहलुओं का जायजा लेकर अपनी राय कलमबंद करता है। इसलिए तजवीज़ करदा लाया अमल की हमायत में पेश किए गए दलाइल से मालूम हो जाता है कि वो दीगर मुमकिना तजावीज़ के मुकाबले में क्यों बेहतर है। कि तजवीज़ करदा लाया हमल के हक में दलाइल देने हैं। कैफियत नवीस अफसर ने अगर वो मामला हल हो रहा है तो भी उसके बारे में अपनी मुस्बत राय का इजहार करना है और अगर मामले का हल नहीं हो सकता तो भी अपनी आरा से आगाह करना है, लेकिन वो जो आरा है वो ज़ाती तासुब के बिना पे नहीं होनी चाहिए, उसमें ज़ाती जज्बात का दखल नहीं होना चाहिए। फिर एक और फ़ायदा क्या होता है कैफियत नवीसी का कि आइंदा मामलात के लिए वो एक मुफीद हवाला बन जाता है। जैसे कि इससे हमने पहले गौर किया कि अगर इससे पहले कोई उस मामले की तरह की कोई नज़ीर हमें मिलती है, कोई मिसाल मिलती है, उस तरह का मामला इससे पहले ज़ेरे बहस आ चुका है, तो वो इस मामले के हल के लिए मुस्बत पेशरफ्त होगा और उसकी रोशनी में इस फैसले का हल भी तलाश किया जा सकता है। तो कैफियत नवीसी से ये होता है कि ये एक मुफीद हवाला बन जाता है, फ़ायदा मंद हवाला बन जाता है। किसी मामले के बारे में तमाम बहसें और फैसले तहरीर में आ जाते हैं जो इसी नौइयत के दूसरे मामलात में मुफीद हवाले का काम देते हैं। फैसले की वजूहात और सतह, कैफियत से किसी खास फैसले के पस मंज़र और बुनियादों से आगाही हो जाती है और पता चल जाता है कि फैसले के लिए क्या कदम उठाए गए, किन हुक्काम से मशवरा किया गया और किस तरह फैसला किया गया। मामले की मौजूदा सूरत हाल, कैफियत से पता चल जाता है कि कोई मामला अब किस मरहले पर है। इस तरह मुतल्लका अफसर के तबादले के बावजूद आने वाला अफसर मामले को वहां से आगे बढ़ा सकता है। ऐसी सूरत में पॉलिसी बरकरार रखने में कैफियत एक अहम और काबिल एतमाद जरिया है। तारीखी रिकॉर्ड, कैफियत दफ्तरी अमूर के बारे में तारीखी रिकॉर्ड और आने वाली नस्लों के लिए मालूमात का जरिया होती है। यानी जो हम राय का इजहार करते हैं, जो कैफियत का इजहार करते हैं, जो कैफियत नवीसी हम उस पर दर्ज करते हैं, वो तारीखी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है।
وہ ایک دستاویز بن جاتی ہے اور اس کی روشنی میں آنے والے لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے وہ معلومات کا خزانہ بن جاتی ہے۔ When a note is not required to be recorded، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں تفصیلی کیفیت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ معاملات کیسے ہیں؟ وہ معاملات کون سے ہیں کہ جن میں کیفیت نویسی سے اجتناب کرنا چاہیے، کیفیت نویسی سے بچنا چاہیے؟ دیکھتے ہیں۔ اگر واضح نظیر، روایت یا معمول کی روشنی میں متعلقہ افسر کسی معاملے پر فیصلہ کرنے میں بااختیار اور مجاز ہو، یعنی یہ تو کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کی اس سے پہلے کوئی نظیر نہیں ہوتی اور جو ہیں وہ اس کا جو ہے ایک سیدھا سادہ کام ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں اپنی رائے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مستقل حکم کے ذریعے افسر مجاز نے متعلقہ افسر کو اس قسم کے معاملات میں فیصلہ کرنے کا خصوصی اختیار دے دیا ہو۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے یا جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے یا حاکم بالا جو ہے، وہ اپنے سے جو متعلقہ افسر ہے اس کو اس قسم کے معاملے میں فیصلے کا اختیار دے دیتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس متعلقہ افسر کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کا حل پیش کرے، نہ کہ اس معاملے کو آگے بھیج دیں۔ پھر یہ ہے کہ سینئر افسر نے اس معاملے میں کارروائی کے لیے لائحہ عمل بتا دیا ہو اور اس افسر نے صرف مسودہ پیش کرنا ہو۔ کسی اہم نکتے کی نشاندہی کرنا ضروری ہو تو نوٹ لکھا جا سکتا ہے، یعنی اگر صرف وہ درخواست، صرف وہ مراسلہ آگے بھیجنا ہی مقصود ہے تو پھر اس پر نوٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کو آگے بھیج دینا ہی ضروری ہے، دستخط کر کے آگے بھیج دینا ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب اعلیٰ افسر کاغذ زیر غور پڑھ کر ہی فیصلہ کر سکتا ہو، ایسی صورت میں کارروائی کے لیے مختصر تجویز پیش کرنا ہی کافی ہے۔ تو ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی کہ ہمیشہ جب بھی آپ نے اردو کو بطور دفتری زبان استعمال کرنا ہے یا کسی بھی زبان کو بطور دفتری زبان کے اختیار کرنا ہے، تو جب ذخیرہ الفاظ آپ کے پاس ہوگا، آپ جامع انداز بیان پہ کے قابل ہوں گے، اظہار رائے کی صلاحیت ہوگی اور اختصار کے ساتھ معاملے کی حد تک پہنچ سکیں گے اور معاملے کو بیان کر کے آگے بھجوا سکیں گے، تو آپ کیفیت نویسی پہ بھی جو ہے وہ کیفیت نویسی بھی بہتر انداز میں کر سکیں گے۔ اور یہاں معاملہ ہے کہ جب ہمیں کیفیت لکھنے کی تفصیلی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کارروائی کوئی چھوٹا سا معاملہ ہے، کوئی چھوٹا سا مسئلہ زیر غور ہے، تو ایسی صورت میں کارروائی کے لیے ہمیں مختصر سی تجویز دے دینا ہی کافی ہے، اور پھر جب افسر بالا کو کیفیت میں پیش کردہ تجویز ذات سفارش سے اتفاق ہو تو وہ صرف اپنے دستخط ثبت کرے، یعنی اگر حاکم بالا اس رائے سے اتفاق کرتا ہے تو وہ صرف اپنے دستخط کر دے گا، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کام کی اجازت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں How many officer recorded note on a file؟ اب یہ ہے کہ کتنے لوگ اس پہ کیفیت لکھیں گے۔ ایک درخواست سامنے آتی ہے، کوئی مراسلہ ہمارے سامنے آتا ہے، کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے، تو کون سا افسر ہے جو فائل پر نوٹ لکھے گا؟ وزارت ڈویژن میں سیکرٹری کے علاوہ 2 سے زیادہ افسروں کو
किसी मामले में कैफियत नहीं लिखनी चाहिए। सफाए ऐसी सूरत के जब डिवीजन के दूसरे सीगों या सेक्शनों से भी मशवरा किया जाए। यानी बहुत ज़्यादा जो कैफियत है उनकी भरमार नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर कोई वजारत है, कोई डिवीजन है, तो फिर सेक्रेटरी के अलावा सिर्फ 2 अफसर जो हैं वो उस पर अपना नोट देंगे, कैफियत नवीसी करेंगे। बाज़ औक़ात होता है कि कोई मामला जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है, उसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं उनको सामने लाना होता है, तो उसके लिए एडिशनल नोट शीट जो है वो लगाई जाती है। अफसर बाला की सहूलत के लिए कैफियत लिखने के बाद हिस्सा कैफियत में 2-3 ज़ायद वर्क लगाए जाते हैं और उसमें वो कैफियत जो है वो नोट कर दी जाती है। कैफियत जो है वो हाथ से भी लिखी जा सकती है और टाइप भी की जा सकती है। ताहम अगर बहुत कोई मामला ऐसा है जिसके हल के लिए जो कैफियत है वो बड़ी है, तो बेहतर है कि उस नोट को टाइप करवा दिया जाए। फिर ताज़ा रसीद पर कैफियत नवीसी। ताज़ा रसीद पर कैफियत नहीं लिखी जाती। किसी रसीद पर अफसर बाला की तहरीर को नोट शीट पर नकल करना चाहिए और फिर इस मामले के बारे में कैफियत लिखनी चाहिए। यानी अगर किसी मामले में कुछ पूछा गया है, कोई हुक्म दिया गया है, कोई सवाल पूछा गया है, कोई राय देने के लिए कहा गया है, कोई तबसरा मांगा गया है, तो फिर हमें जो है उस पर राय का इजहार करना चाहिए। अगर कुछ सादा से मामलात हैं तो फिर सिर्फ उनको ऐसे ही आगे बढ़ा देना ज़रूरी है। अजीज़ तलबा और तालबात, इस सबक को जो है वो हमने दफ्तरी ज़ुबान का तारुफ जो अदारा फ़रोग़ कौमी ज़ुबान ने जो किताब लिखी थी उससे ये लिया गया है। और थोड़ा सा और वाज़े करती जाऊँ कि कैफियत में हवाला जो है, कैफियत में वो हवाले भी मौजूद होने चाहिए जिन पर इस मामले के फैसले का इन्हसार हो। इन हवालों की निशानदही मुख्तलिफ निशानों के ज़रिए की जा सकती है और बाज़ औक़ात ये होता है कि हम उसके साथ मुतल्लिका असूल व ज़वाबित का चार्ट या वो ख़त लगा देते हैं और कह देते हैं, उसके ऊपर जो है वो ये कैफियत लिख देते हैं कि फ़ाइल के साथ मुतल्लिका क़वाइद व ज़वाबित की एक कापी या नकल पेश खिदमत है। यानी फिर हमें बहुत ज़्यादा लंबा नोट देने की ज़रूरत नहीं होती। जब हमने कोई नोट देना हो तो फिर हम कैफियत लिखते वक्त किसी साबिक़ा पैरे का हवाला दे देते हैं जो कि उस मरासले में जिसका इजहार किया गया है, और या उसके जिस सफ़े पे वो चीज़ें दर्ज हैं उनका हम नंबर। फिर ये है कि अगर कैफियत जो है वो पैराग्राफ की सूरत में लिखनी हो तो उसको पैराग्राफों में तकसीम किया जाता है जिन पर बाकायदा नंबर लगाए जाते हैं। पैराग्राफों के नंबर मिसल के से आगाज से आखिर तक लगाए जाते हैं। फिर जो सबसे ज़रूरी बात है कि कैफियत के बाद अंग्रेज़ी में दाएं तरफ और उर्दू में बाएं तरफ मुतल्लिका अफसर के दस्तखत होने चाहिए। यानी उस नोट का इजहार करने के बाद, उस कैफियत का इजहार करने के बाद, कैफियत नवीसी के बाद जिस अफसर ने वो नोट दिया है, वो जो कैफियत लिखी है, उसको चाहिए कि वो उस पर अपने दस्तखत ज़ब्त करे। लिखने वाले अफसर का नाम, ओहदा और टेलीफोन नंबर भी दस्तखत के नीचे दर्ज हो। यानी उसकी
जो स्टैम्प है वो भी लगाई जाए ताकि उसका मुकम्मल ओहदा जो है वो वाज़ेह हो सके। दस्तखत के नीचे लिखने वाला अफसर अपनी मोहर भी लगा सकता है। अगर नॉन गेज़टेड मुलाज़मीन कैफियत नवीसी करें तो वो नोट के नीचे अंग्रेजी में बाएं तरफ और उर्दू में दाएं तरफ अपने मुख्तसर दस्तखत माँ तारीख ज़ब्त करें। यानी अगर उस हाकिम बाला के किसी जूनियर अफसर ने उस पर अपनी राय का इज़हार किया है या उस मामले को देखा है, उसके मामले के बारे में असूल व ज़वाबित देखे हैं, तो वो अपने मुख्तसर दस्तखत करेगा, जिससे इस बात का इज़हार हो जाएगा कि उस मुतल्लिका जो शख्स है उसने इस मामले की छानबीन कर ली है। तो जिन बातों को हमने कैफियत निगारी के वक्त मद्देनज़र रखना है वो यही है कि अगर ये मरासला या ये ख़त या ये दरख्वास्त मुख्तलिफ महकमों के पास जाने के बाद हाकिम बाला तक पहुंचनी है तो फिर सेक्रेटरी के अलावा 2 से ज़्यादा अफसरों को मामले में कैफियत नहीं लिखना चाहिए। अगर कोई मामला बड़ा है तो उसके बारे में अलग से कागज़ लगा लेना चाहिए और फिर वाज़ेह अंदाज में उस पूरे मसले को जो है वो बयान किया जा सकता है। कैफियत जो है वो हाथ से भी लिखी जा सकती है, टाइप भी की जा सकती है। ताहम अगर कोई बड़ा नोट हो, कोई मामला सीरियस हो, बड़ा हो, तो उसके लिए जो है टाइप करा देना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि कैफियत नवीसी में फ़िक्रों के नमूने कैसे होने चाहिए। जैसे हमारे पास कोई दरख्वास्त आती है, कोई मरासला आता है, तो हम नीचे उसके जो हम अपने तासुरात लिख देते हैं, प्लीज़ पुट अप, पेश कीजिए। उर्दू में अगर हमने उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान इस्तेमाल करना है तो हम कह सकते हैं कि पेश कीजिए। मामला पेश किया जाए, पुट अप द केस, बराए मंजूरी पेश करें, पुट अप फॉर अप्रूवल। अगर कोई मामला जो है उस पे जो अभी तफसील या बहस हाल तलब है, बहस ज़रूरी है, तो उस पे हम लिख सकते हैं कि बराए गौर पेश करें, पुट अप फॉर कंसिडरेशन, बराए गौर पेश करें। अगर कोई फैसला दरकार है तो हम लिख सकते हैं बराए फैसला पेश करें, पुट अप फॉर डिसीजन। फिर ये है कि अगर किसी चीज़ को डायरेक्ट मांगना है, उस शख्स से मांगना है, तो हम ये लिख सकते हैं पुट अप पर्सनली, खुद पेश कीजिए। फिर अगर मुतल्लिका रिकॉर्ड की ज़रूरत है तो हम लिख सकते हैं कि मुतल्लिका रिकॉर्ड के साथ पेश करें, पुट अप विद द रेलेवेंट रिकॉर्ड। फिर जितनी जल्दी मुमकिन हो पेश करें। अगर कोई मामला जो बहुत ही वो जो है कोई सीरियस है मामला, तो उसके ऊपर हम कमेंट्स दे सकते हैं, राय का इज़हार कर सकते हैं कि पुट अप एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो पेश करें। फिर ये है कि तजावीज़ अगर हमने मांगनी है तो हम लिख सकते हैं पुट अप फॉर प्रपोजल। तबसरा पेश करना है तो पुट अप कमेंट्स, ज़रूरी कार्रवाई के बाद पेश करें, पुट अप आफ्टर नेसेसरी एक्शन। अगर किसी में जो है वो हमें चाहिए कि हमने अभी उस पर डिस्कशन की ज़रूरत है, बहस की ज़रूरत है, तो तबादला ख्याल करें, प्लीज़ डिस्कस, प्लीज़ स्पीक, रिपोर्ट कीजिए, प्लीज़ रिपोर्ट। अगर जायज़ा तलब बात है तो प्लीज़ एग्जामिन या जायज़ा लें। यानी कम से कम अल्फाज में अभी तो हम अंग्रेज़ी में जो है वो नोट का इजहार करते हैं, कैफियत का इजहार करते हैं। अगर इंदराज के लिए फॉर एंट्री, फॉर डायरी, फॉर इशू, बराए तामील, बराए पैरवी, बराए इजरा, बराए दफ्तरी रिकॉर्ड, बराए तजावीज़, बराए तबसरा। अच्छी तरह रखिए, कीप इन गुड ऑर्डर, मामले से बाखबर रहिए,
keep in touch with the case. अब अगर किसी मामले को थोड़ा सा बाद में देखना है तो हम लिख सकते हैं keep pending. फिर किसी चीज़ पर वजाहत की ज़रूरत है तो हम मुतल्लिका अफसर को लिख सकते हैं कि प्लीज़ एक्सप्लेन. अगर हमने जस्ट जो है वो वसूली की इतला देनी है तो हम लिख सकते हैं कि प्लीज़ एक्नॉलेज. इजाफा करना है किसी चीज़ में तो इजाफा करें, शामिल करें, प्लीज़ ऐड. तरमीम करना है तो हम लिख सकते हैं तरमीम करें. अंग्रेज़ी में हम प्लीज़ अमेंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. अगर किसी चीज़ का तज्ज़िया करना है तो हम लिख सकते हैं तज्ज़िया करें, प्लीज़ एनालिसिस तज्ज़िया करें, प्लीज़ इंस्पेक्ट मुआयना करें. यानी जो जो अंग्रेज़ी में हम इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं कैफियत निगारी की, अच्छी तरह रखिए. कीप इन गुड ऑर्डर. जारी रखने के लिए हम लिख सकते हैं कीप गोइंग. कोई यादाश्त रखनी है तो कीप अ नोट. अगर फौरी तौर पे कोई मसला हल करना है फॉर डिस्पोजल प्लीज, फॉर इशू बराए इजरा, बराए इंदराज, बराए तबसरा, बराए तजवीज़. यानी जिस तरह हम अंग्रेज़ी में मुख्तलिफ कैफियत दर्ज करते हैं इसी तरह हम उर्दू में भी मुतल्लिका इस्तिलाहात इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मुख्तसर अंदाज में जो है वो हम मामले का हल तलाश कर सकें. अगर मामले को हमने आगे हल की तरफ लेके जाना है तो हम कह सकते हैं कि प्लीज प्रोसीड, रजू करें. आम इतला के लिए मुतहद करें, प्लीज सर्कुलेट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन. यानी अगरचे अभी तो हम जो है वो हमारे यहाँ अंग्रेज़ी बतौर दफ्तरी ज़ुबान के राइज है और इस तरह से तमाम इस्तिलाहात या कैफियत के तमाम नोट जो हैं वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखे जाते हैं. लेकिन अगर हमने उर्दू का बतौर दफ्तरी ज़ुबान अपनाना है तो उसके लिए अदारा फ़रोग़ ज़ुबान ने बहुत सी किताबें लिखवाई हैं, इस्तिलाहात मुरतब की गई हैं, लुग़त मुरतब की गई हैं. तो उन सब से काम लेके हम जो है वो उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान के अपना सकते हैं. और जहाँ तक कैफियत निगारी का कैफियत निगारी का ताल्लुक है, कैफियत नवीसी का ताल्लुक है तो हम इस तरह के छोटे छोटे जुमले जो हैं वो उर्दू में भी लिख सकते हैं कि जल्द कार्रवाई करें, ताजीली कार्रवाई कीजिए, ये मामला फौरी तवज्जो तलब है, बराह करम फौरी इक़दाम करें, बराह करम फौरी कार्रवाई करें, बराह करम कानूनी कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई शुरू कीजिए, प्लीज़ टेक लीगल प्रोसीडिंग्स, बराह करम मतला रहिए, प्लीज़ टेक नोटिस. तो इस तरह के छोटे छोटे जो जुमले हैं हमें अंग्रेज़ी के मुकाबले में, अंग्रेज़ी के तकाबुल में हमारे सामने मौजूद हैं. आज हमने कैफियत नवीसी के हवाले से जायज़ा लिया कि क्या उर्दू ज़ुबान में ये सलाहियत है कि उसमें कैफियत नवीसी की जा सकती है, नोट लिखा जा सकता है. अगर हम उर्दू को बतौर दफ्तरी ज़ुबान इख्तियार करते हैं, पहले तो हमने दफ्तरी ज़ुबान के मेयारात देखे, उसकी खसूसियात देखी, उसके लवाज़मात देखे हैं और हमने ये जाना है कि उर्दू में भी वो तमाम खासियतें मौजूद हैं जो किसी भी दफ्तरी ज़ुबान के लिए ज़रूरी हैं. आज का जो हमारा लेक्चर था कि क्या कैफियत निगारी या कैफियत नवीसी क्या होती है, नोट लिखना क्या होता है. तो जिस तरह से हम अंग्रेज़ी में आज नोट लिख रहे हैं, हमारे सामने जो मरासले आते हैं, जो खतूत आते हैं, जो दरख्वास्त आती हैं तो उन पर अंग्रेज़ी में नोट दिए जाते हैं. लेकिन अगर हर दफ्तर में उर्दू दफ्तरी ज़ुबान बन जाएगी तो फिर
جو ہے ہمیں اردو میں نوٹ دینا ہوں گے، اور اردو زبان میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ اس میں جو ہے ہم مختلف طرح کی کیفیت نویسی کر سکتے ہیں، ہر معاملے میں نوٹ دے سکتے ہیں، اور اس طرح کے مختصر سے جملے بھی ہمارے پاس کثیر تعداد میں موجود ہیں، متعلقہ اصطلاحات موجود ہیں، ان سب کو لے کے ہم جو ہے وہ اردو کو بطور دفتری زبان جو ہے وہ کیفیت نویسی اختیار کر سکتے ہیں، وہ نوٹ لکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا یہ لیکچر، آج کا اس موضوع جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ پھر ہم نئے موضوع کو لے کر پیش خدمت ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع تھا کیفیت نویسی، اور یہ بی ایس کی طالبات اور ایم اے کی طالبات کے سلیبس میں سے لیا گیا ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔